Hello, my dear students. How are you all? Hope you all are fine and safe. Welcome to the online classes of Green Valley International School. This is Mansi Thakur, your English mentor, and today we are going to understand chapter number 3 from your Honeydew textbook, जिसका title है Glimpses of the Past. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर सिंस ये जो चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक में भी पिक्टोरियल वे में दिया गया है, मतलब हर एक चीज़ का पिक्चर दिया गया है। और यहाँ पे जो हमारी फ्रीडम फाइट का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था जो 1857 में, उससे पहले के कुछ इवेंट्स के बारे में मेंशन किया गया है। मतलब उसके पहले के जो 10 इयर्स है 1757 टू 1857 की जो हमारी हिस्ट्री है कि जब हमारा फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ उससे पहले के इवेंट्स की जो ग्लिम्पसेस है हिस्ट्री की, वो हमें यहाँ पे दिखाई गई है। सो एज इट स्टार्ट्स कि 1757 से 1857 की जो हमारी पूरी हिस्ट्री है वहाँ पे एक फंक्शन में बात हो रही है इन दिल्ली। यू कैन सी इन द पिक्चर, ओ माई कंट्री मैन लेट योर आईज फिल विद एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मार्टियर्स। मतलब ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है कि जब दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा था तब ये जो गाना है ओ माई कंट्री मैन, वो ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं ज़रा याद करो कुर्बानी, ये जो है वो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बोल रहे हैं, राइट। सो ये प्रेजेंट फंक्शन है और इसी फंक्शन के ड्यूरिंग के बाद ये जो ग्लिम्पसेस आपको दी गई है। फर्स्ट है सेकेंड इज द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, मतलब जीत जहां जहां पे हुई। विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सारा कुछ एक्सटेंड करती जा रही थी, एक्सपांड भी कर रही थी, राइट। जब वो इंडिया में आए तब कुछ भी नहीं था इंडिया का उनके पास, लेकिन विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड उनके पास इंडिया का बहुत सारा पोर्शन उन लोगों ने कवर कर लिया था। तो उनकी जहां जहां पे जीत हुई वो हम देख रहे हैं। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. Okay, now अपने सुपीरियर वेपन्स, सिंस वो लोग के पास बहुत ही एडवांस्ड वेपन्स थे, तो उसका सहारा लेके वो लोग 18th सेंचुरी का जो इंडिया था उसमें उन्होंने अपना पावर बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया था। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। दैट अपस्टार्ट राजा बहाट call the English merchants, they will help me to defeat him. The people had no peace due to such constant fights. और यहाँ पे जो इंडियन प्रिंसेस थे वो लोग ये सोचते थे कि ये इंग्लिश मैन जो है वो उनकी हेल्प करेंगे उनके एनिमीज को हराने में, और इसी वजह से कंट्री में कहीं पे पीस नहीं था। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. Thank God there is peace in the country now. No more wars and no looting by thugs. It is God who sent the British. Our destiny is linked with them. How did Indians react to this conquest? The white man has killed or dethroned our kings. Some kings were not good, but after all they were of this land. Now we have become slaves of foreigners. Now one by one वो क्या करते गए, हमारे इंडियन प्रिंसेस के एनिमीज का सपोर्ट लेके इंडियन प्रिंसेस को ही हराते गए। कुछ ब्रेव रूलर्स थे लाइक मैसूर के जो टीपू सुल्तान थे, उन्होंने अपनी लास्ट ब्रेथ तक फाइट नहीं छोड़ी। और इंडियंस जो थे वो कैसे रिएक्ट करते थे ब्रिटिश की ये सारी कॉन्क्वेस्ट पे? कुछ लोग थे
वो ऐसा कहते थे कि ब्रिटिश तो भगवान के भेजे हुए हैं और उनकी वजह से ही शांति बनी है कंट्री में, कोई लूटिंग नहीं हो रहा है। जबकि जो पुअर पीपल थे वो लोग क्या करते थे, मीन्स वो लोग क्या सोचते थे कि वाइट मैन है, उन्होंने हमारे जो किंग्स हैं उन्हें थ्रोन से हटा दिया है। कुछ किंग्स अच्छे नहीं थे बट आफ्टर ऑल वो हमारी लैंड के थे, अब हम फॉरेनर्स के स्लेव बन चुके हैं। नाउ हियर वी सी कि ये जो लोग कह रहे हैं ऑन द राइट हैंड साइड, वो लोग सही सोच रहे हैं, जबकि जो लेफ्ट साइड वाले हैं जो ऐसा शो कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स आर वेरी नाइस, उनकी वजह से ही कंट्री में पीस है, कोई लूटिंग नहीं हो रही है, राइट, दे आर रॉन्ग। आफ्टर ऑल हम उनके स्लेव्स धीरे धीरे बनते ही जा रहे थे क्योंकि वो हमारे ही किंग्स को थ्रोन से हटा रहे थे। तो ये जो बात है ये हुई 1757 से 1849 का पूरा सीन दिया गया है कि ये जो 12 इयर्स एक पूरी सेंचुरी जो कंप्लीट की, राइट, 100 इयर्स की, ठीक है, उसमें क्या क्या हुआ था। तो उस ड्यूरेशन में ब्रिटिश कंपनी ने कितना इंडिया का पोर्शन कवर किया था, कितने किंग्स को अपना स्लेव बनाया था, राइट, टॉर्चर कर रहे थे वो लोगों को, ये सारी चीजें पूरे उस एक सेंचुरी में हुई थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश रूल 1765 to 1836। हमने रिवॉल्ट कब किया? इन 1857, राइट। तो ये सारे जो ग्लिम्सेस दी गई है हिस्ट्री की वो उससे पहले की है, राइट। Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. Anyone who crosses the seas loses his religion. All the misery in the world is due to women. और उस टाइम पे ब्रिटिश रूल ऑलरेडी आ चुका था, तो जो रिलीजियस लीडर्स थे वो अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज के बारे में सिखा रहे थे कि जो भी अपनी लैंड को छोड़ के जाएगा उनका रिलीजन चेंज हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो सारी वुमेन की वजह से हो रही है। द ट्रूथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश scorned them, the natives are unworthy of trust, incapable of honesty. True to your honor, but I am honest. Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. But your men are taking all my crop. You are still in arrears. If you don't pay next week, I'll send you to jail. और ये जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे वो क्या सोचते थे कि ये जो नेटिव्स है यहाँ के, मतलब वो लोग इंडिया में थे, सो यहाँ के नेटिव्स इंडियंस हुए। सो इंडियंस जो है वो ट्रस्ट के लायक नहीं है, किसी चीज़ के केपेबल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। और वहाँ देखो पीछे आपको इमेज में दिख रहा होगा कि इंडियन सर्वेंट हाथ जोड़ के खड़ा है और वो बोल रहा है कि नहीं, आई एम ऑनेस्ट। और इस साइड मर्चेंट्स होते हुए ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए फार्मर्स पे बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस रख देते थे। और जब बेचारे फार्मर्स जो कि पुअर होते थे और ये टैक्सेस नहीं भर पाते थे, तो या तो उनके क्रॉप्स ले जाते थे या तो उन्हें जेल में डाल देते थे। Still the British invented other methods which gave them more profits. The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. A good idea. The East India Company's laws began to cripple Indian industries. Inevitably, famines followed between 1822 and 1836.
15 lakh Indians died of starvation. The British policies ruined the expert artisans and their business. अब इसके बावजूद उन्होंने और भी ऐसी मेथड्स इन्वेंट की जिससे कि उनका प्रॉफिट बढ़ सके। लाइक जब भी कोई दूसरे कंट्री में से कोई भी गुड्स हमारे इंडिया में आते हैं तो वहाँ पे एक इम्पोर्ट ड्यूटी उन्हें पे करनी पड़ती है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो भी गुड्स इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर होंगे वो जब इंडिया में आएंगे तो they will not pay any import duty, राइट। और इसी की वजह से जब वहां से कोई गुड्स आते थे तो वो कोई भी एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं भरते थे। और इसकी वजह से क्योंकि सारा माल इंग्लैंड से आता था, सारे गुड्स इंग्लैंड से आते थे, इसलिए इंडिया में जो भी बनता था दैट वाज नॉट बीइंग सोल्ड, राइट। इसी वजह से जो इंडियन आर्टिसंस थे उनके बिजनेस थे वो रुइन हो चुके थे, क्योंकि इंग्लैंड से जब कोई गुड आएगा तो उसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं रहेंगे, वो सस्ता होगा, राइट, इसलिए वो सेल हो जाएगा। बट यहाँ पे इंडियंस जब अपना बिजनेस करेंगे तो उन्हें ज़्यादा टैक्सेस भी भरने पड़ेंगे, और क्योंकि टैक्सेस भरने पड़ेंगे तो वो अपने आइटम की प्राइस ज़्यादा रखते थे, सो कोई खरीदता नहीं था। सो इनकी वजह से हमारे जो एक्सपर्ट इंडियन आर्टिसंस थे उनका बिजनेस पूरा बर्बाद हो जाता था। देन केम राजा राम मोहन रॉय, जिनके आने से बहुत ही वास्ट चेंजेस आए। राम मोहन रॉय, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. He told his wife Uma, cows are of different colors, but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. अब राम मोहन रॉय जो थे वो बंगाल से आए थे और वो बहुत ही एजुकेटेड थे और वो समझते थे कि कंट्री के साथ क्या गलत हो रहा है, और इसीलिए वो लोगों को यही सिखाते थे कि हमें अपने आप को इतना डाउन नहीं समझना चाहिए। हमारा जो कल्चर है वो ग्रेट है और हम इससे भी ज़्यादा ग्रेट अचीवमेंट्स के केपेबल है, और इसी वजह से सबसे पहले हमें हमारी सोसाइटी को चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये जो अंधविश्वास है वो ही हमें रुइन कर रहा है। और उन्होंने अपनी वाइफ से ये तक कहा कि हर एक काउ डिफरेंट कलर की होती है, बट कलर ऑफ देयर मिल्क इज सेम। इसी तरह हर एक रिलीजन डिफरेंट होता है, लेकिन वो सिखाता एक ही चीज है। He was attracted by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific. He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them, "We accept you as rulers and you must accept us as subjects, but must remember the responsibility a ruler owns to his subjects." वो साइंस और नॉलेज की तरफ अट्रैक्ट हुए। उन्होंने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट करवाए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने 1823 में उन्हें स्टॉप करवा दिया। वो इंग्लैंड गए, उन्होंने देखा कि ऐसा क्या है जो ब्रिटिशर्स को इतना पावरफुल बनाता है, और वहाँ पे उन्होंने उनसे कहा कि हम आपको अपने रूलर के तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आपको भी हमें अपने सब्जेक्ट्स यानी कि आपके कोर्ट में जो काम करते हैं, राइट, मिनिस्टर्स, और उसके तरह से एक्सेप्ट करना होगा। और ये भी याद रखना होगा कि एक रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। देन ऑपरेशन। But the British continued to oppress Indians.
In 1818, they had passed Regulation 3. Under it, an Indian could be jailed without a trial in a court. All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. Governor General Bentinck reported back home, the bones of cotton weavers are bleaching the plains of India. The British prospered on the company's loot while Indian industries began to die. और इस लेकिन राम मोहन रॉय कि इतना सब कुछ कहने के बाद भी ब्रिटिश लोगों ने अपना टॉर्चर स्टॉप नहीं किया। इनफैक्ट 1880 में उन्होंने एक ऐसा रूल पास किया कि जिसके अंडर कोई भी इंडियन को कभी भी जेल हो सकती है और जेल होने से पहले ट्रायल में कोर्ट में ट्रायल नहीं होगी। और ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो बड़ी बड़ी सैलरीज लेते थे और प्राइवेट बिजनेस में भी इतना प्रॉफिट अर्न करते थे। बाय द ईयर 1829 ब्रिटिश 7 करोड़ के गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे थे इंडिया को और इसी की वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो डूबने लगी थी। नाउ डिससेटिस्फैक्शन। Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. We should teach the natives through the English language. I agree. English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. We must educate our brothers and try to improve their material conditions. For that, we must convey our grievances to the British Parliament. They cared little about the needs of Indian. Our kings have become puppets and we have lost our old jobs and lands. They are converting our brothers. You only talk, do something to drive them out. अब यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो कि ब्रिटिश ने कितना एरिया इंडिया का कवर कर लिया है और पहले इंडिया में जो एजुकेशन होता था दैट वाज टॉट इन संस्कृत एंड पर्शियन। बट फिर एक इंग्लिश जेंटलमैन आया और उसने चेंज किया क्या कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ के नेटिव्स को पढ़ाएंगे और ये चेंज आया। अब इंग्लिश एजुकेशन आया तो डेफिनेटली बहुत सारे क्लर्क्स भी बने। जो किंग्स थे वो भी अब इंग्लिश में स्टडी करने लगे, इंग्लिश लैंग्वेज में, राइट। और इसी वजह से जो नेटिव इंडियंस थे वो अपनी जॉब्स खो रहे थे। क्यों? क्योंकि दे नो संस्कृत, दे नो पर्शियन लैंग्वेज, दे डिडंट नो इंग्लिश और इसी वजह से उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता था और ब्रिटिशर्स इंडियंस के नीड्स की बिल्कुल केयर नहीं करते थे। Then came the Sparks. Taxes continued to ruin the peasants. In Bengal, the Santals, who had lost their lands under new land rulers, became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. Discontent was brewing in the East India Company's army too. The white soldier gets huge pay, mansions to live in, servants, while we get a pittance and slow promotions. The Angrez asks us to cross the sea, which is against our religion. Who is the Topiwala to abolish our age-old customs? We must drive out the Angrez. Thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniforms. Sepoy Mangal Pandey attacked the adjutant of his regiment and was executed, humiliated and put in irons. Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. O proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? What?
The white man has deceived us too. Soon chaptis were sent from village to tell the people that their emperor would want their services. Yes, all my village men will be ready. Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers, death to the foreigner. The masses gave all help and shelter to the patriots. अब धीरे धीरे जो गुस्सा था इंडियंस में वो बढ़ता गया, क्योंकि जो टैक्सेस थे उसकी वजह से फार्मर्स वर फेसिंग टू मच प्रॉब्लम, और इसीलिए नाउ दे वर ऑल डिस्कसिंग कि ये जो वाइट सोल्जर्स हैं उन्हें बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है, रहने को घर, सर्वेंट्स, जबकि हमें इंडियंस को रहने के लिए भी एकदम छोटा सा घर मिलता है और हमारे प्रमोशंस भी स्लो होते हैं। और ये अंग्रेज लोग चाहते हैं कि हम इंग्लैंड जाए, जो कि हमारे रिलीजन के खिलाफ है। ये लोग समझते नहीं है हमारे इंडियन कल्चर्स को, कस्टम्स को। और इसी के साथ दूसरे बहुत सारे सिपाहीज ने रिवॉल्ट किया। सिपाही मंगल पांडे ने तो अटैक तक किया, लेकिन इसके बाद क्या होता था, उनका यूनिफॉर्म था वो छीन लिया जाता था, उनको इंसल्ट करके जेल में डाल दिया जाता था। और कुछ इंग्लिश मैन तो समझते भी थे इंडियन कस्टम्स को। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर कि ये जो पर्सन है वो ब्राह्मण से कह रहा है कि आपको जो ग्रीस बुलेट के ऊपर आप बाइट करते हो वो किससे बनी है, फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। नाउ इमेजिन एक ब्राह्मण के लिए दिस वुड बी अ शॉक। और इसी के चलते, इसी के साथ धीरे धीरे इंडियंस का जो गुस्सा था वो बढ़ता गया। एंड फाइनली द ईयर केम 1857, जब हमने अपना फर्स्ट रिवॉल्ट किया। Then there was a violent outbreak at Meerut. The sepoys marched to Delhi. Long live our Emperor Bahadur Shah. The rebellion spread wider. Many landlords has lost their lands because of the British policies and they were sore. The white man's rule must end. Yes, we will help you. अब सारे जो रूलर्स थे, सारे लैंडलॉर्ड्स थे जो इंडियन थे, वो एक दूसरे की हेल्प करने लगे थे, क्योंकि सबको यही चाहता था कि ये ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाए। और इसी वजह से सबसे पहले जो रिवॉल्ट शुरू हुआ वो हुआ मेरठ में। एंड देन वहाँ से द सिपाहीज केम टू दिल्ली, और वहाँ पे एवरीवन सपोर्टेड देम, सब ने उन्हें हेल्प की, सपोर्ट किया, और ये जो रिबेलियन था वो और ज़्यादा फैलता गया। द फाइट फॉर फ्रीडम। Many formal rulers like Begum Hazrat Mahal of Lucknow were bitter. The white man has taken away my kingdom. Popular leaders like Maulvi Ahmadullah of Faizabad told the people, "Rise, brothers, rise. The Angrez is ruining our land." Azimullah Khan told Tatya Top, "We should have Peshwa Nana Sahib as our leader in this war of independence." The patriots pounced upon the British and fought pitched battles all over North India. 80-year-old Kunwar Singh of Bihar received a bullet in his wrist. Mother Ganga, this is my last offering to you. और कुछ रूलर्स जो थे वो थोड़े बिटर थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनका किंगडम उनसे छीन लिया था, जैसे कि बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ। पॉपुलर लीडर्स मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद वो लोगों को मोटिवेट करते थे टू फाइट कि अंग्रेज जो है दे आर रूइनिंग आवर लैंड। तात्या तोप से अजीमुल्लाह खान ने कहा कि हमें पेशवा नाना साहेब को अपना लीडर बनाना चाहिए, और इसी तरह से 1857 का रिवॉल्ट शुरू हुआ। नाउ ये जो चैप्टर था वो हमें क्या समझाने की इसमें कोशिश की गई थी, ये कि 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ वो किस तरह से उसका जो रीज़न था, कॉज था, वो शुरू हुआ। उसका कॉज शुरू हो गया था
1757 से, यानी कि एग्जैक्टली एक सेंचुरी पहले 1757 से जो धीरे धीरे इंडियंस में गुस्सा बढ़ता जा रहा था, वो फाइनली 1857 में जब रिवॉल्ट हुआ तब बाहर निकला। राइट। सो ये जो हमें पूरी हमारी हिस्ट्री की, पास्ट की ग्लिम्सेस दिखाई है, वो राइटर का नाम है एस.टी. सावंत, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। राइट। होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल। This was it for your Honeydew chapter number 3, Glimpses of the Past. Refer to the study material given in the link. See you in the next video. Till then, stay home, stay safe. Thank you.